और शहजाद जी को आमंत्रित करूंगी। वाणी के प्रखर, तथ्यों के खरे, डिबेट ने जिसने सबका गणित बिगाड़ डाला, हमारे साथ अब आ रहे हैं शहजाद पूनावाला। मुझे लगता है कि मेरे जैसे अगर बेटे हो तो माता जी जो है वो कभी नहीं बोलेगी कि गणेश आए हैं, पर मुझे लगता है कि सबसे पहले दोनों मुट्ठी उठाकर मैं चाहूँगा कि सभी लोग एक बार ज़ोर से नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखिए, हमारे तो राष्ट्रीय नारे में भी हम भारत को माता मानते हैं और माता के लिए वंदन करते हैं, क्योंकि यही हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। हम वो संस्कृति और सभ्यता से आते हैं जहाँ पर कहते हैं यत्र नारस्ते पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस संस्कृति और सभ्यता में हम नारी की पूजा करते हैं, महिलाओं की पूजा करते हैं, ऐसी सभ्यता और संस्कृति से जब हम आते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है कि आज जिस प्रकार का आयोजन फेम फाउंडेशन ने किया है, शैलेश जी ने किया है, और मंच पे सभी प्रखर वक्ता भी बैठे हैं, तो आप लोगों के बीच मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का और मंच पे बैठे हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज तो मेरे लिए और भी एक विशेष दिवस है, क्योंकि आज हमारे बड़े भाई संजय मयूख जी का जन्मदिवस भी है, और मुझे लगता है कि इतने शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो मैं सभी आयोजक जो है इस कार्यक्रम के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सही मायनों में संजय भाई ने पार्टी में भी रहते हुए जिस प्रकार से वो हमेशा महिलाओं के लिए भी जिस प्रकार से उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, पार्टी में अवसर देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक जीता जागता मिसाल है। जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, अवसर देने के लिए हमेशा प्रयत्न किया है, तो उनके लिए भी मुझे लगता है एक बार ज़ोर से हम तालियां बजाएं और उनका धन्यवाद करें। हमारे बीच कमलजीत शेरावत जी भी है, दिल्ली की सांसद हैं। हमारे बीच राजेश चौधरी जी हैं, जो हमारे विधायक हैं उत्तर प्रदेश से। और इस सभागृह में बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया है और प्रतिदिन देती आ रही हैं। पर मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, जैसे संजय भाई ने भी किया, कि जिस प्रकार से आज इस पूरे कार्यक्रम को जो संचालन कर रही हैं, मैं उनके लिए भी एक बार चाहता हूं कि हम सभी लोग ज़ोर से तालियां बजाएं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का अगर कोई जीता जागता उदाहरण है तो प्रमीला जी आप है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको जब भी देखता हूं तो मुझे मेरी माँ की याद आती है। वो इसलिए याद आती है क्योंकि मेरे पिताजी का भी बहुत कम उम्र में ही देहांत हो गया था। तो एक प्रकार से जो भी मैं बना हूँ, आज जहाँ पर भी मैं खड़ा हूँ, उसमें मेरी माताजी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए आज जब मैं आपको देखता हूँ या कोई भी कार्यक्रम महिलाओं के विषय में हो, नारी सशक्तिकरण के विषय में हो, मैं चाहे कहीं पर भी हूँ उसको कभी मैं मना नहीं करता हूँ और तुरंत बुलाने पर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे आज भी मेरे सामने मेरी माताएं, मेरी बहनें दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से मेरी माताजी ने मेरे लिए पूरा योगदान दिया और मुझे बनाने में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था, तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी मैं कृतज्ञ महसूस करता हूं और हमेशा आभारी रहता हूं। और इसीलिए आप लोगों से भी मैं आपके सामने झुककर आप लोगों का नमन करता हूं। और जब भी मन में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है मेरी माँ के लिए, या जब भी कोई महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है, तो मेरे मन में यही भाव आता है, भारी बोझ पहाड़ सा कुछ हल्का हो जाए, भारी बोझ पहाड़ सा कुछ हल्का हो जाए, जब मेरी चिंता बढ़े तो माँ तू सपनों में आ जाए।
तो मेरी माँ जब सपने में आती है और मेरी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, यहाँ पर तो साक्षात मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, तो मेरी तो सारी चिंताएं जो है वो समाप्त हो गई। पर देखिए, चिंता का विषय एक ज़रूर है। पिछले 20-22 दिनों से संजय भाई हमें राष्ट्रीय चैनल्स पर डिबेट पर भी भेजते हैं, और पूरे देश में अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय विमर्श का एक विषय अगर बना है तो वो महिला सुरक्षा को लेकर जो घटनाएं घटी है देश में, उसको लेकर आज पिछले 20-22 दिनों से देश में एक लगातार चर्चा जारी है। और जो भी हम देख रहे हैं होता हुआ पश्चिम बंगाल में, मुझे लगता है कि ये एक देश के लिए, एक समाज के लिए बड़ा चिंता का विषय है। एक तरफ तो आप देख सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से, चाहे उनकी हर एक योजना हो या उनका हर एक कार्य हो या उनका हर एक भाषण हो लाल किले की प्राचीर से, तो उन्होंने एक ही संदेश दिया है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। यह प्रधानमंत्री की सोच रही है, और इसी सोच के चलते आप देख लीजिए उनका हर एक कार्यक्रम, उनका हर एक भाषण, उनका हर एक कदम इसी ओर, इसी दिशा में लगातार चलता रहता है। आज पहली बार देश में आपने देखा होगा कि आदिवासी समाज से आने वाली एक बेटी द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति बनी है। यह तभी संभव हुआ जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। और आप देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो लाल किले की प्राचीर से वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस हर एक घर में, हर एक विद्यालय में एक शौचालय बने। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, लोगों ने मखौल उड़ाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ बड़े निर्णय लेते आप बताते अमेरिका के साथ क्या संबंध करने हैं, रशिया के साथ क्या संबंध करने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन चीज़ों को तो प्राथमिकता दी अपने कार्यों में, परंतु उन्होंने अगर जिक्र किया पहले भाषण में तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि देश में हर घर में और हर विद्यालय में टॉयलेट बने। और देखते देखते जहां पर हमारे केवल 30% टॉयलेट का कवरेज था पूरे देश में, देखते देखते पिछले 10 वर्षों में 12 करोड़ टॉयलेट जब देश में बने, तो आज पूरे देश में हर एक घर में और हर एक स्कूल में शौचालय बनने के बाद महिलाओं के लिए कितना बड़ा कदम उठाया गया है उनके सशक्तिकरण और उनके एजुकेशन को लेकर, ये आज समझ में आता है। जब महिलाओं का स्कूल में ड्रॉप आउट रेट 50-60% हुआ करता था, आज वो घटकर लगभग 20 और 30% हो चुका है। तो वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हर घर में और हर स्कूल में टॉयलेट बना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच थी। उन्होंने बेटी बचाओ का नारा दिया। जब बेटी बचाओ का नारा दिया तब पहली बार आज 7-8 वर्षों में आप देखिए, हरियाणा की बात हो या पूरे देश की बात हो, जो फीमेल सेक्स रेशियो है वो पहली बार जो है पॉजिटिव हुआ। मतलब कि हर 1000 पुरुष के लिए आज देश में 1020 महिलाएं की जो है अनुपात आई है। ये पहली बार बेटी बचाओ का नारा देने के बाद जो लगातार इस पर काम किया गया है, तो ये पॉजिटिव सेक्स रेशियो हुआ है। ये पहली बार 10 वर्षों में हुआ है। और केवल बेटी को बचाना नहीं, जब वो विद्यालय जाती है तो उनके लिए पोषण की व्यवस्था करना, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करना, उनके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना। और आप देखिए हर प्रदेश में आज अलग अलग प्रदेशों में लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, अलग अलग योजनाएं चलाकर महिलाओं के शिक्षा के लिए भी प्रबंध करने का काम अगर किया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अब थोड़ी बेटी और बड़ी बने तो ऐसी बेटियों को, उनको स्वतंत्र होकर वो और भी एजुकेशन अर्जित कर पाए, उसके लिए चाहे स्कूटी देना हो या चाहे उसे और भी एजुकेशनल लोन देना हो, ये करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके बाद महिला थोड़ी और बड़ी होती हैं और शादी की उम्र होती है, या वो गृहस्थी देखने लगती है या काम करने की उम्र होती है, तो मुद्रा लोन योजना
ये देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और जो मुद्रा लोन योजना के तहत जो करोड़ों मुद्रा लोन, लगभग 45 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए, उसमें से 70% 70% जो मुद्रा लोन दिए गए वो महिलाओं को दिए गए, जिससे कि महिलाएं ने अपना खुद का रोजगार शुरू किया, अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। और जो अभी संजय भाई बता रहे थे, वो लखपति दीदी बनी हैं और अपने पैरों पर खड़ी होने का काम किया है, तो वो मुद्रा लोन योजना की वजह से हुआ है। पर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर भी नहीं रुके। उसके बाद थोड़ा सा और उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और उनको पूरे समाज में सिक्योरिटी देने के लिए, आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों में हमने गरीबों के 3.5-4 करोड़ आवास बनाए और उन 3.5-4 करोड़ आवास में लगभग 70% जो आवास बने हैं वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर हुए हैं। इसका मतलब कि महिलाएं इन घरों की मालकिन बनी हैं और एक घर की अगर आप कीमत लगा दो तो कम से कम 10, 15, 20 लाख रुपए होती है। तो इस प्रकार से करोड़ों महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम अगर किसी ने किया है और उनको सशक्त करने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। महिलाओं को पढ़ाई लिखाई करवा कर आज परमानेंट कमीशन इन आर्म फोर्सेस भी देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। तो इसका मतलब यह है कि केवल महिलाएं जो है बिजनेस में ही नहीं बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अब योगदान दे पाएंगी, चाहे वो भारत की एयरफोर्स में हो, भारत की नेवी में हो या भारत की आर्मी में हो। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है तो वो हमारी नारी शक्ति की वजह से सुरक्षित है। ये भी मौका अगर फ्रंट लाइन पर जाकर भारत को सुरक्षित रखने का काम किसी को देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार महिलाओं पर एतबार किया। और फिर आखिरी पड़ाव, महिलाएं इतना आगे बढ़ चुकी हैं तो उनको केवल और केवल घर या समाज या बिजनेस तक नहीं, देश की नीतियों में भी उनको योगदान देने का अवसर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाकर पहली बार देश की संसद में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आप देख सकते हैं कि बेटी जन्म लेती है और तब से लेकर बेटी और महिला जब सांसद बनती है तब हर योजना में नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को केंद्र में रखने का काम किया है। और इसीलिए ये सरकार जो है वो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ और बेटी को सांसद भी बनाओ, ये सारी चीजें हम लोग कर। पर दुख की बात यह है कि पिछले 21 दिनों से चर्चा बेटी को सांसद बनाओ कि नहीं, चर्चा बेटी को पढ़ाओ कि नहीं। बंगाल में चर्चा हो रही है कि बेटी को न्याय दिलाओ, क्योंकि वो बेटी तो पढ़ लिख कर गई थी, वो बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनी, वो बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने के बाद एक सरकारी अस्पताल में सेवाएं दे रही थी, 36 घंटे कमर तोड़कर अपनी सेवा दे रही थी ताकि जो पेशेंट है उनको इलाज किया जा सके। पर उसके बाद जब 36 घंटों की ड्यूटी करने के बाद सरकारी अस्पताल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वो बेटी कुछ देर आराम करने जाती है तो जिस प्रकार से उस पर हमला किया जाता है और उसके साथ एक जघन्य अपराध किया जाता है, तो जब समस्या थी इतनी बड़ी और आवश्यकता थी कि ममता बनर्जी ममता दिखाते हुए बेटी को न्याय दिलाओ करती, तो उल्टा उन्होंने क्या दिखाया? उन्होंने बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, उन्होंने सबूत मिटाओ, बलात्कारी बचाओ और जो भी सत्य की आवाज बनता है उस सत्य की आवाज को दबाओ, यह करने का काम किया। और मुझे लगता है कि आज ये अतिशोक्ति नहीं होगी, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं इस मंच से, पर मां माटी मानुष नहीं। आज पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हमने देखा है कि बलात्कारी, बमबाज करने वाले और गोलीबाज सुरक्षित है पर मां माटी सुरक्षित नहीं है, यह देखने को मिला। और इसीलिए आज ये कार्यक्रम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस राष्ट्रीय विमर्श के बीच फेम फाउंडेशन ने एक राह दिखाई है कि किस प्रकार से बेटियों के, नारियों के सम्मान में और नारी सशक्तिकरण के लिए सही दिशा में काम किया जा सकता है। और पश्चिम बंगाल से लेकर मुझे लगता है कि कोलकाता से लेकर कन्नौज तक
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज हमें फेम फाउंडेशन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि नारी को किस प्रकार से सम्मान देते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार को भी इसी प्रकार से प्रेरणा लेते हुए बेटी को न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए, ना कि वहाँ पर बलात्कारी बचाव के लिए काम करना चाहिए। देखिए, मैं राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। महिलाओं के साथ हर प्रदेश में घटनाएं होती है, ऐसा नहीं है कि किसी और प्रदेश में घटना नहीं हो रही है। दिल्ली में भी होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है, महाराष्ट्र में भी हुई है, झारखंड में भी हुई है, बंगाल में भी हुई है। पर हमने ये नहीं देखा जिस प्रकार से संस्थागत और व्यवस्थागत तरीके से वहां पर संरक्षण दिया गया अपराधियों को, वो कहीं पर हमने नहीं देखा। और मैं 2 मॉडल देश के सामने रखना चाहता हूं। एक मॉडल तो वो है जहां पर बलात्कार होता है, जहां पर ऐसा जघन्य अपराध होता है, तो वहां की राज्य सरकार बलात्कारी के साथ खड़ी हो जाती है और पीड़िता पर सवाल उठाती है। पीड़िता को कहती है कि ये साइकोटिक थी, पीड़िता के माँ बाप से कहती है इसने सुसाइड कर लिया, पीड़िता से कहती है तुम इतने बजे रात को क्यों बाहर निकली। और जो बलात्कारी है, जैसे शाहजहां शेख है, उसको संरक्षण मिलता है और वो पुलिस के प्रोटेक्शन में जाता है 55 दिन बाद, तो वो वी साइन, विक्ट्री साइन बताते हुए जाता है। और दूसरा एक मॉडल हमें दिखाई देता है, और वो उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, कि जब कोई मोहित खान, एक 12 साल की बच्ची जो निषाद समाज से आती है, उसके साथ कोई अपराध करता है, तो उस मोहित खान के घर पर हमारे योगी जी का बुलडोजर चलता है और वहां पर बलात्कारियों के साथ नहीं, बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम खड़े होते हैं। और इसीलिए इस देश में 2 मॉडल सामने हैं। एक बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ और बेटी को न्याय दिलाओ, या बेटी के साथ अन्याय कराओ। और इन दोनों मॉडल के बीच में मुझे लगता है आज देश को चुनने का अवसर आया है। फेम फाउंडेशन भी जो काम कर रहा है, वो लगातार बेटियों को सम्मान देने के लिए, बेटियों के योगदान को देश और समाज में जोड़ने के लिए कर रहा है। और इसके लिए मैं फेम फाउंडेशन और खास करके शैलेश जी को बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ। संजय जी, आपको भी साधुवाद कि आपने इस संस्था को इतना प्रोत्साहन दिया है। और यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस अनोखे अभियान में जो लगातार वर्षों से चलता आ रहा है, जिसमें महिला सशक्तिकरण का एक नहीं अनेकों उदाहरण देखने मिलता है, इसको आपने सामने लाकर प्रस्तुत किया है। और मुझे लगता है पूरे देश में ये उदाहरण जाना चाहिए। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को सुना और इतनी गंभीरतापूर्वक इसको लेने का काम किया और मुझे यहाँ पर मंच दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। जय हिंद, जय भारत।